देखिए, उसको मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ आपको। किस तरह से बता रहा हूँ मैं आपको? देखिए, ये हमारी अर्थ है, सरफेस है, ये पृथ्वी। ये हमारा कोई भी ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक, सॉरी टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ये हमारा ब्लॉक है। पिंटू जी की ड्राइंग तो अच्छी है। ये देखिए, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस पर नंबर 1 क्या होता है? इसके केंद्र में ये डब्लू, ये जो डब्लू है ना, डब्लू वेट, ये वेट नीचे की तरफ काम करता है। किधर काम करता है? नीचे की तरफ। डब्लू इज द वेट, ठीक है। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये केंद्र है, इसका केंद्र। ये जो रिएक्ट आर काम करता है, वेट को हम डब्लू से दे रहे हैं। रोहित तेवतिया जी को होस्ट। ये आर जो ना, ये ही नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल को हम अभिलंब कहते हैं हिंदी में, अभिलंब। और रिएक्शन को प्रतिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया। एक्शन रिएक्शन था ना, एक्शन। एवरी एक्शन हैज इट्स ओन रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, जो कि मैग्नीट्यूड तो उतना ही होता है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहां पर क्या है? ये अभिलंब प्रतिक्रिया है इस वेट की। और नंबर 3, अगर हम इसमें ये फोर्स लगा रहे हैं इधर को, इसको हम पुलिंग फोर्स कह रहा हूं मैं। पुलिंग फोर्स है ये। पुलिंग माने खींचने के लिए। हम इसे फोर्स भी कह सकते हैं, केवल फोर्स। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर को ये फ्रिक्शन काम करता है। ये एफ जो, ये फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन है। ये समझ में आगे 4 बल लगे हुए हैं। नंबर 1 क्या है? वेट है, वेट। प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ खींचती है। जो उसके ऊपर बल लगता है वो क्या कहलाता है? ये वेट है, ये वेट डब्लू। नंबर 1 ये वेट है। न्यूटन्स थर्ड लॉ, ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वेरी गुड। इक्वल एंड अपोजिट, एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये वेट है डब्लू। इसकी प्रतिक्रिया जो ये आर है, ये आर जो है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन। नंबर 3 बल है। बल हमने लगा रखा है, पुलिंग फोर्स। बल हम लगा रहे हैं खींचने के लिए, किसी वस्तु को खींचने के लिए हम उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं। वो क्या है? ये वाला है। और नंबर 4 ये एफ है, फ्रिक्शन। ये सब समझ में आ गया? ये जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, इन दोनों का यदि हम रिजल्टेंट ले लें, रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट ही आ गया। इन दोनों का एफ और एफ का, इस एफ का और नॉर्मल रिएक्शन का जो, अगर हम वो ले लें रिजल्टेंट, इसको हम एस कहते हैं, एस। ये क्या है? रिजल्टेंट है इन दोनों का। ये जो एस है, ये इन दोनों का टोटल है, फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का। और इसके बीच का जो कोण है ना, ये कोण, ये जो कोण है, किस किस के बीच का कोण? नंबर 1 नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। और नंबर 2 नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है, जिसे हम एस कह रहे हैं, एस। अगर मैं इसको ओ लिखूं, ओ, तो ये आर ओ एस, ये जो आर ओ एस है ना, आर ओ एस, ये जो आर ओ एस है, ये एंगल जो है, इसको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं इसको। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। इसी को हम म्यू कहते हैं, म्यू। म्यू को ऐसे लिखा जाता है। मैं दोबारा से बताता हूँ। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में ये 4 तो बल आगे होंगे, 4। ये जानने बहुत जरूरी है। अगर आपने ये जान लिया तो पूरा सिद्धांत फिजिक्स का भी और बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जरा लाइट इधर से पड़ती है आधी, तो हमारे आधे तो हम दिखाई देते हैं इधर से। ये मैं इधर हो जाता हूँ थोड़ा, इधर आगे। देखिए, अब मैं आपके सामने दोबारा से बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपकी समझ में आ जाए। मेरा उद्देश्य ये भी, ये मान लो ये हमारी सरफेस है, ये सरफेस है, ठीक है। इसके ऊपर ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है, कोई भी ब्लॉक।
ये कोई भी सामान हो सकता है। इसका ये केंद्र है W, ये जिसको हम O से दे रहे हैं। इसका वेट नीचे को लग रहा है W, और इसकी जो प्रतिक्रिया है ये R है। ये नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन। ये हमारा बल, हमने एक इधर को फोर्स लगा रखी है, फोर्स, पुलिंग फोर्स है, इसको हम P से लिख देते हैं। और इसकी जो इक्वल एंड अपोजिट, जो मैंने अभी बताया था कि फ्रिक्शन हमेशा उस पर लगने वाले बल के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये हमारा F है, F क्या है? फ्रिक्शन। तो F और R का जो रिजल्टेंट है ये R है, ये S है, S। और S और इस R के बीच का जो एंगल होता है इसको हम क्या कहते हैं? थीटा एंगल। अगर मान लो ये कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हिंदी में घर्षण कोण, इसको हम म्यू से लिखते हैं, म्यू, MEU, म्यू। म्यू म्यू को ऐसे लिखा जाता है, यू ऐसे, म्यू। म्यू बराबर ये है ROS, ROS एंगल है, ये एंगल ROS, ठीक है। और ये टेन थीटा होता है, ये क्या होता है? टेन थीटा बराबर म्यू, म्यू बराबर टेन थीटा। अगर ये थीटा एंगल है, यहाँ पे अगर हम टेन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? अगर मैं इसको ऐसे करूं, ऐसे, ये हमारा क्या है? ये F है। इस एंगल के लिए मैंने टेन थीटा बताया था ना आपको। टेन थीटा क्या होगा इस एंगल के लिए? लंब बटे आधार। इस एंगल के लिए लंब क्या है? ये है, ये F है, F। ये F है ना यहाँ पे, F इसकी इक्विवेलेंट। और ये क्या है? R, F अपॉन R। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर म्यू, या म्यू बराबर टेन थीटा बराबर F अपॉन R, या थीटा बराबर टेन इनवर्स म्यू। ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। मैंने इतनी सारी चीजें आपको बता दी हैं इसके बारे में। मैं चाहता हूं कि हम क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाएं, और फिर जो भी होता है फिर हम आगे करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे वो किए देता हूं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप समझ गए। जब कोई व्हील और रोड के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। विच इज यूजफुल फ्रिक्शन? यूजफुल फ्रिक्शन कौन सा होता है? विच इज यूजफुल फ्रिक्शन? क्वेश्चन नंबर 5, रिंग्स इन द सिलेंडर, क्रैंकशाफ्ट बियरिंग, व्हील हब बियरिंग, ब्रेक शू लाइनिंग। जो ब्रेक शू लाइनिंग है ना, ये हमारे काम का यूजफुल फ्रिक्शन है। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो हमारी गाड़ी रुकने की नहीं है। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो गया, क्या है गाना आने को? एक्सीडेंट हो गया, समझ गए? क्या समझे? यूजफुल फ्रिक्शन क्या? तो मैंने बताया ना, फ्रिक्शन वैसे तो हानिकारक है, इसकी वजह से हमको बहुत ज्यादा वो लगाना पड़ता है, पेट्रोल डीजल ज्यादा खर्चा हो रहा है। यदि फ्रिक्शन कम से कम हो, सड़कें जैसे आजकल अच्छी बन रही तो वहां पे एवरेज ज्यादा आ रहा है, डीजल पेट्रोल का खर्चा कम हो रहा है। आजकल सड़कें बिल्कुल सीमेंटेड सड़कें बनाई जा रही हैं, चिकनी। क्या होता है वहां पर? फ्रिक्शन कम होता है, लेकिन वहां पर फिसल, टायर की स्लाइडिंग, टायर के स्लिप होने की बहुत ज्यादा आशंका रहती है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। क्या बताया? ये जो इसमें से यूजफुल फ्रिक्शन कौन सा है? ये ब्रेक शू लाइनिंग जो ना, ये काम का फ्रिक्शन है। विच इज वेस्टफुल फ्रिक्शन? बेकार कौन सा होता? खराब, रियर एक्सल गियर, टायर ऑन द फ्लोर। टायर, जो टायर ऑन द फ्लोर है ना, टायर ऑन द फ्लोर, टायर के बीच में भी घर्षण होना जरूरी है। अगर घर्षण नहीं होगा तो रुकेगी नहीं, स्लिप हो जाएगा वो। और जो है क्वांटिटी ऑफ द कॉन्टेक्टिंग मेटल्स, ये नहीं है, नहीं सॉरी, ये जो रियर एक्सल गियर, रियर एक्सल गियर और फ्रंट गियर एक्सल, ये जो होते हैं ना, ये रियर एक्सल गियर ना, इसकी वजह से क्या होता है? ये हमारा वेस्ट ही चला जाता है, फ्रिक्शन की वजह से इसमें हमारा बहुत लॉस होता है। ब्रेक शू लाइनिंग तो सही चीज है, हमने ऊपर देख चुके हैं हम। क्लच लाइनिंग जो, ये काम की चीज है। लेकिन हमारा जो ये रियर एक्सल गियर है, रियर एक्सल गियर, ये वेस्टफुल फ्रिक्शन है, वेस्टफुल। ये हमारे काम नहीं आ पा रहा। टायर ऑन द फ्लोर तो उसकी फ्रिक्शन की वजह से हम रोक पा रहे हैं टायर को। और ब्रेक शू लाइनिंग हम पहले बता चुके हैं काम का है। क्लच लाइनिंग भी
क्लच लाइनिंग मैंने कल आपको जिक्र किया था क्लच पेडल का, कि वहां पर क्या होता है क्लच पेडल में, वहां पर वो जो मैंने आपको बेल क्रैंक्ड बताया था लीवर, जो कर्व्ड लीवर होता है, कर्व्ड, ये इसका आंसर आ जाता है। विच इज डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स। इनमें से कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स पर डिपेंड करता है? टाइप ऑफ मेटल, ये कोई डिपेंड नहीं करता। कॉन्टेक्ट सरफेस, जो दो कॉन्टेक्ट सरफेस होती है, जो कॉन्टेक्ट करने वाली सरफेस होती है, वही है मेन। अगर वो बहुत ज्यादा चिकनी है तो कम होगा, अगर बहुत ज्यादा खुरदरी, रफ एंड टफ और बिल्कुल इस तरह की है, रियर एंड टियर, तो वो ज्यादा होगा वहां पर। कॉन्टेक्ट सरफेस, क्वांटिटी ऑफ द कॉन्टेक्टिंग मेटल, जो कॉन्टेक्ट में आ रहा है मेटल उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता नहीं, उस पर डिपेंड नहीं करता। क्वालिटी ऑफ मेटल, मेटल की क्वालिटी अच्छी है खराब है, उसका फ्रिक्शन से कुछ बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। किस चीज पे डिपेंड करता है? कॉन्टेक्टिंग सरफेस या कॉन्टेक्ट सरफेस, जो संपर्क में आने वाली जो सरफेस है ना, सतह, जो दो सतह हैं। भाई फ्रिक्शन मैंने सबसे पहले डेफिनेशन यही बताई थी आपको कि फ्रिक्शन क्या होता है? दो सतहों के बीच में ये लगने वाला बल है जो उस गति को रोक देता है। अब यदि वो बहुत ज्यादा होगा, यदि वो वहां पर बहुत कम होगा, मतलब अगर वो बहुत, दोनों सरफेस अगर बहुत चिकनी है तो वहां पर बहुत कम होगा, अगर ज्यादा खुरदरी है तो वहां बहुत ज्यादा होगा। तो ये क्या है, इसका जवाब क्या मिल गया? कॉन्टेक्टिंग सरफेस या कॉन्टेक्ट सरफेस पर डिपेंड करता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज एक्सप्रेस्ड। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया। फोर्स और एंड एरिया नहीं है, फोर्स एंड एरिया नहीं है। नेक्स्ट क्या है? मैंने आपको बताया भी था अभी लिख के, अभी मैंने आपको बताया था ना, म्यू म्यू बराबर टेन थीटा, म्यू बराबर टेन थीटा बताया था ना मैंने आपको। निर्भीक ने जवाब दे दिया। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो यार, स्मार्ट, वेरी स्मार्ट बॉय, स्मार्ट स्टूडेंट्स। इट इज द रेशियो बिटवीन द फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। मैंने आपको भी नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में बताया था टेन थीटा। टेन थीटा मैंने बताया था एफ अपॉन आर, ये वही आर है। एफ और एफ क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स, और आर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। मैंने आपको बताया था ना, अभी दोबारा से बताता हूँ। देखिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, देखिए मैंने आपको अभी बताया था, ये मैंने इस तरह से बना के दिखाया था आपको कि ये हमारी सरफेस है। मान लो ये हमारा कोई रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी, ये नीचे को डब्लू, ये ऊपर को आर, ये हमारा फोर्स, पुलिंग फोर्स, और ये हमारा फ्रिक्शनल। मैंने कहा था इन दोनों का रिजल्टेंट ये एस है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये थीटा, ये थीटा। तो मैंने कहा था ये टेन थीटा जो होगा ये इसके ऐसे होगा, ये क्या है? ये एफ है, ये आर है। ये थीटा बराबर क्या होता है? मैंने बताया था थीटा बराबर, इस एंगल के लिए थीटा है ना, ये इसके लिए क्या होगा? लंब बटे आधार। ये क्या है? ये वाली भुजा ये एफ है, ये एफ है ना, ये भी एफ है, एफ। और ये वाली भुजा क्या है? ये आर है, एफ अपॉन आर। तो ये वाला क्वेश्चन यही है, ये टेन थीटा बराबर या म्यू, म्यू बराबर एफ अपॉन आर। देखिए कराइए, कोफिशिएंट ऑफ, ये जो है ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। इसको क्या कहते हैं हम? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। थीटा तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ये जो म्यू है ना, म्यू, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। म्यू क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये लिख लीजिएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं। ये जो म्यू है ना, म्यू, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। घर्षण, घर्षण गुणांक, घर्षण का कोफिशिएंट है ये, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। इट इज द रेशियो बिटवीन द फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। इट इज रेशियो बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। गलत है ये, इसका जवाब बी है, पहले मिल चुका है। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? म्यू बराबर मैंने आपको भी लिखा था एफ अपॉन
म्यू बराबर क्या लिखा था अभी, म्यू बराबर एफ अपॉन आर। अब यहाँ पे एफ अपॉन आर कहीं दे ही नहीं रखा, आर की जगह हम डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू देखिए क्यों, म्यू बराबर कौन कौन से विकल्प देखे हैं, म्यू बराबर एफ गुना ये डब्ल्यू, गलत है ये, म्यू बराबर डब्ल्यू अपॉन एफ। मैंने आपको अभी बताया था, दोबारा से बताता हूँ, देखिए दोबारा से करके बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर किस तरह से बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा दोबारा। देखिए मैं हर बार वही चित्र बना रहा हूँ, एक ही, हर बार मैं आपको एक ही चित्र बनाता हूँ। कल मैं हर बार ये वाला चित्र बना रहा था, ये कि ये थीटा एंगल है, ये 90 डिग्री है, ये ए बी सी। कल हमने ये बताया, आज हम आप बार बार ये बता रहे हैं इस तरह। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर डब्ल्यू है, और ये आर है, ये पी है, और ये एफ। देख रहे हो ना आप, एक निर्भीक सिंह कह रहे हैं यस कल मैं एक ही चित्र ये बना रहा था बार बार, आज मैं बार बार ये वाला फिगर बना रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत है आज, कल उसकी जरूरत थी। जो जब जिसकी जरूरत होती है, वो गाना एक शेर है ना एक, कि एक वक्त तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, एक वक्त तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, फिर हुआ यूं कि उसकी जरूरत बदल गई। एक वक्त तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, फिर हुआ यूं कि उसकी जरूरत बदल गई। आज हमारी जरूरत ये वाला वो है, ये वाला चित्र। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने आपको अभी बताया था, सत्यम शर्मा थैंक यू। तो मैं बता रहा था म्यू बराबर म्यू, म्यू बराबर मैंने आपको भी क्या बताया था, टेन थीटा भी कह दिया हमने इसको, जबकि थीटा वो है। और ये मैंने बताया था एफ अपॉन आर। ये जो आर है ना, इस आर को जो हम ये डब्ल्यू, ये आर और डब्ल्यू बराबर ये है ना, ये डब्ल्यू, इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, एफ अपॉन एस कर, एफ अपॉन डब्ल्यू कर दिया, ये डब्ल्यू, म्यू बराबर एफ अपॉन डब्ल्यू। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देखेंगे 9 में, तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये वाला जवाब आ रहा, डी डी। क्योंकि म्यू बराबर डब्ल्यू अपॉन एफ नहीं हो सकता, डब्ल्यू अपॉन एफ ये गलत है, आर अपॉन डब्ल्यू भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। म्यू बराबर एफ अपॉन डब्ल्यू या एफ अपॉन आर, ये दोनों याद कर लीजिएगा, आप दोनों रख लीजिएगा, एफ अपॉन आर या एफ अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच सिंबल इज यूज टू डिनोट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अभी मैंने आपको बताया था म्यू है, ये म्यू, एम ई यू, एम ई यू म्यू, म्यू, ये जो म्यू है 10 का बी है, बी। क्वेश्चन नंबर 10, 10 का आंसर है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम म्यू से देते हैं, काय से देते हैं, म्यू। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट काइंड ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट एट रेस्ट। अगर कोई भी वस्तु स्टैटिक स्थिति, सॉरी, अगर कोई वस्तु रेस्ट की दशा में है, रेस्ट विराम की अवस्था में रुकी हुई है, चल नहीं रही है, यदि कोई भी वस्तु विराम की अवस्था में है, इन द पोजिशन ऑफ रेस्ट, नॉट मूविंग, चल नहीं रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैटिक, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ही स्थिति जो होता है ना, स्टैटिक, ये स्टैटिक कहलाती है। अगर नहीं चल रही तो इसको हम स्टैटिक कहते हैं, और अगर वो चल रही है तो गतिज कहलाती है, गतिज, डायनोमिक, डायनोमिक या मूविंग या काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी होता है ना, जैसे काइनेटिक होंडा, काइनेटिक होंडा क्या, जो चल रहा है ना वो चलता है, काइनेटिक होंडा रख दिया। काइनेटिक एनर्जी के ई, गतिज ऊर्जा 1/2 mv², हाफ mv²। m क्या है, मास, v क्या है, वेलोसिटी, और गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये जो, यदि कोई वस्तु चल नहीं रही है, यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्टैटिक। इस क्वेश्चन का जवाब आपका आ गया स्टैटिक, क्वेश्चन नंबर 11 का। और क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये 2-3 चीजें हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको जरा। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये नहीं है। रोलिंग फ्रिक्शन इज मोर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन।
स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये सही है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन देखिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग ये जो इक्वल है, जब तक अगर वो इक्वल रहेगा ना, इसमें दो तीन चीजें समझनी है हमको। स्लाइडिंग फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं एक्चुअली, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या, व्हेन द फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, जो आपने फोर्स लगाई है ना P, अगर वाई नॉट 12B, 12B क्यों नहीं, रोलिंग फ्रिक्शन इज मोर देन स्लाइड। देखिए रोलिंग और स्लाइडिंग के बीच में तो हम यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप स्थापित नहीं कर रहे। रोलिंग होता है जो रोल कर रहा है, घूम रहा है, और स्लाइड माने जो स्लाइड कर रहा है। तो रोलिंग और स्लाइड हम जो भी संबंध स्थापित करेंगे यहाँ पर, वो हम लिमिटिंग फ्रिक्शन और रोलिंग के बीच में करेंगे, या स्लाइडिंग और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप, लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग, ताकि क्या होगा, स्लाइड वस्तु स्लाइड करेगी कि नहीं करेगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू द, यदि जब अगर हमारी जो लिमिटिंग जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स है F, यदि हमारे P के बराबर हो जाएगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जो लिमिटिंग फ्रिक्शन कह देते हैं इसी को। उसके बाद क्या होता है, वो जैसे ही मूव करने के लिए, चलने के लिए तैयार हो जाती है वो। स्लाइडिंग फ्रिक्शन आप लिख लीजिए, 3 सेंटेंस लिखो आप, एक सेंटेंस लिखो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये जो सी, क्वेश्चन नंबर सी है ना, ये मैं आपको एक स्टेटमेंट के रूप में लिखवाना चाह रहा हूं। इट इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं, पहले तो आपको स्लाइडिंग फ्रिक्शन समझना चाहिए। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, अपनी कॉपी पे लिखो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट स्लाइड ओवर अनदर ऑब्जेक्ट। ये वो फोर्स होता है जिसको हम महसूस करते हैं जब कोई वस्तु किसी दूसरी सरफेस पर स्लाइड करती है। उसको हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन। ये 3 सेंटेंस लिख लीजिएगा आप, 4 सेंटेंस, अगर आप 3-4 सेंटेंस अगर आप लिख लेते हैं, तो आपको कहीं भी फ्रिक्शन में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर आप फ्रिक्शन को पूरी तरह समझ जाएंगे, और यही इसका मूल मंत्र है। नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैसे किसे कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन, ये वह घर्षण है जिसको हम महसूस करते हैं। कहाँ महसूस करते हैं, ऑब्जेक्ट व्हेन इट स्लाइड्स ऑन अनदर, जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर स्लाइड करता है। ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द फ्रिक्शनल फोर्स। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक तो सेंटेंस ये मैंने आपको लिखवाया है, तो ये वाला यहाँ पे गलत हो रहा है। ये वाला है ना, इसका सी जवाब आ गया, इसका सी। और डी वाला एक सेंटेंस में आपको ये लिखवा रहा हूँ रोलिंग को लेकर, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्यों, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, इट इज द फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं, इट इज द फ्रिक्शन दैट ऑकर्स व्हेन ए सर्कुलर ऑब्जेक्ट सच एज ए बॉल और ए रोलर कोस्टर या रोलर रोल्स ऑन ए फ्लैट सरफेस। रोलिंग हमेशा वो तभी काम करेगा यदि वो घूम रही है, कोई वस्तु घूम रही है, कोई चीज कहीं पर। तो मुझे उम्मीद है अगर आप इसको पढ़ोगे, आपके पास बुक्स भी है ना, किताबें हैं, अगर आप इसे पढ़ेंगे, जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने एक आइडिया दे दिया आपके, वो एक मैंने बीज मंत्र दे दिया आपको, चीज आपकी समझ में आएंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ अगर आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपके और ज्यादा समझ में आएगा ये। समझ रहे हैं। मैंने यहाँ पे 2-3 सेंटेंस आपको लिखवाए। लिमिटिंग नंबर 1 सेंटेंस मैंने लिखवाया है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब है, सी। और रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज
लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इनको थोड़ा आप समझाएंगे तो आप, अगर मैं आपको और समझाऊंगा तो थोड़ा और कंफ्यूज हो जाएंगे ज्यादा इस समय। आपको मैं चाहता हूँ, किताबें सभी के पास मौजूद है नहीं है? किताबों को आप पढ़ो, एक बार पढ़ो, फिर कल हम डिस्कस करेंगे इसे दोबारा। व्हाट इज द फार्मूला, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड द फोर्स इफ ऑब्जेक्ट इज जस्ट मूव अप द प्लेन? यस सर, है बुक। हाँ, वेरी गुड। आप बुक्स जरूर पढ़ें, चित्रों को देखें। मैंने आपको अभी तक जो चीज बताई है ना, मैंने कई सारी चीज बता दी आपको। मुझे उम्मीद है यदि आप इतनी चीजों को याद कर लेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। किसी भी, मैंने आपको बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक तो उसका वेट नीचे की तरफ लगता है, डाउनवर्ड परपेंडिकुलर, वो पृथ्वी अपनी केंद्र की तरफ खींचती है। उसकी नॉर्मल रिएक्शन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होती है। उसका पुलिंग फोर्स पी होता है, पी, और पी के अपोजिट सारी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स एक तो मैंने आपको ये बताया। तो आज एक तो आपने नया वर्ड सीखा है, नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब प्रतिक्रिया। फिर मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्शनल फोर्स। ये हमको पता होना चाहिए कि अभिलंब प्रतिक्रिया हमेशा घर्षण के उसके समानुपाती होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो कॉन्टेक्टिंग सरफेस की नेचर पर डिपेंड करता है, उसकी प्रकृति किस तरह की है। वो बहुत ज्यादा रफ होगा तो ज्यादा होगा, ज्यादा स्मूथ होगा तो कम होगा, चिकनी होगी तो बहुत कम होगी। वो सब मैंने आपको बताया। फिर मैंने स्लाइडिंग और इसके बारे में बताया आपको, रोलिंग के बारे में, और स्लाइडिंग और किस तरह से होता है। ये जो फ्रिक्शनल, ये जो फोर्स है, ये इसको मैं बताता हूँ और आगे। तो ये वाला जो फार्मूला है, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड द फोर्स इफ द ऑब्जेक्ट इज जस्ट मूव अप द प्लेन। यदि जो है, इसका फार्मूला क्या होगा, यदि वो जो है जस्ट मूव कर रहा प्लेन के ऊपर के लिए। ये जो W बराबर साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन कॉस कॉस फाइव, पहला वाला फार्मूला तो एक ये है। दूसरा वाला है W साइन थीटा। ये फोर्स निकालने के लिए, फोर्स F बराबर W साइन थीटा माइनस फाइव। इसमें से जो ये फाई है ना, ये जो एंगल है फाई, एक थीटा एक फाई है। इसमें से फाई एक तो हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, और ये जो थीटा है ना, यहाँ पे हमने फाई है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये जो थीटा है ना, थीटा, ये थीटा क्या है? थीटा जो हमारा प्लेन इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड किस तरह से, मैं बताता हूँ आपको। ये इस तरह से है, यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, आगे दिखाई दे रहा है ना ये। थोड़ा इसको क्वेश्चन नंबर 16 को दिखा दीजिएगा पिंटू जी। पिंटू जी क्वेश्चन नंबर 13 भी ये दिखा दीजिए, 16 भी थोड़ा सा ऊपर, हल्का सा ऊपर ले जाओ, ताकि ये भी पूरा दिखाई दे जाए। 16 ये वाला देखिए, ये इस तरह का चित्र है। ये यहाँ पे जो देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे इन्होंने थीटा जो है, ये एंगल है, ये इस एंगल पर ये है, ये इंक्लाइंड है, ये वाला थीटा ना, ये थीटा। शिवांग, बहुत बहुत धन्यवाद शिवांग। टाइम हो गया शायद आपका, 12 बज गए पूरे। तो ये थीटा ना, थीटा पर तो वो है जिस पर कि हमारा वो वो हमारा नदीम भाई है, थैंक यू। मैं 1-2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, फिर हम कल चालू करेंगे इसको। कल हम इस चैप्टर को समाप्त भी करेंगे। आज हमको शुरू में समझाने में ज्यादा समय लग गया, कल हम इसको पूरा कर लेंगे। हालांकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसमें कई तरह के वो भी दिए गए हैं, लुब्रिकेटिंग सिस्टम भी दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, कई प्रकार के। और इस क्वेश्चन में टोटल, इस चैप्टर में टोटल 43 क्वेश्चन हैं। आज हमारे 13 क्वेश्चन ही हो पाए, 13। नमस्ते सर जी, नमस्ते, वेरी नाइस क्लास निर्भीक, थैंक यू। तो मैं बता रहा हूँ इसका जो फार्मूला, ये जो क्वेश्चन नंबर 13 जो है, ये इसका आंसर है बी। थैंक यू वेरी मच निर्भीक फॉर योर कमेंट्स। निर्भीक जी बहुत आपका धन्यवाद। संजना सर, योर क्लास इज ऑलवेज वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। तो ये जो F बराबर आ जाएगा, इसको याद रख लीजिएगा। बस फिर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, फिर हम कल से आगे बढ़ाएंगे। सत्यम शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद नाइस क्लास के लिए, आपने बहुत सारे हमको भेजे हैं, थैंक यू वेरी मच। सोहेल आलम, DMC सेकेंड ईयर, DPIT भी अपने थैंक्स दे रहे हैं, बहुत धन्यवाद। अनिल ध्रुव, DPIT DM, ये भी अपने दे रहे हैं। फार्मूला क्या है? F बराबर W साइन थीटा प्लस फाइव अपॉन कॉस फाइव। मोहम्मद तालिब, बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मैं फार्मूला, इसका क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब बी है, 13 का जवाब
ऑपरेटिंग सिस्टम होते ही मेरे ख्याल से ये फिटर का ही ऑटोमोबाइल का चैप्टर का है, और फिटर में भी आता है। फिटर के कल भी मेरे साथ टीचर जुड़ने चाहिए। सोहेल आलम, थैंक यू वेरी मच, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। तो आज हम यहीं पर रुकेंगे। बच्चों की संख्या बढ़नी चाहिए और टीचर्स के पेरेंट्स आए हुए होंगे यहाँ पर। मैं चाहता हूँ सभी हमारे टीचर्स, पेरेंट्स टीचर मीट में जाएं, बच्चों को देखें और टीचर्स को भी देखें, गार्जियंस को भी देखें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान